हाँ जी बच्चों, आई होप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है उनकी तो अच्छी चल रही है। जो बैचेस चल रहे हैं उन्हें डेली बेसिस पे टारगेट मिल रहे हैं और वो टारगेट अचीव भी कर रहे हैं। तो हाँ, परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हुई है जिस तरह से मेरे को रिव्यू सुनने को मिल रहा है। ओके, अगर आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप विनय कक्षा ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से बैचेस अवेलेबल हैं और कैसे आप ज्वाइन करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप DSSB के लिए कोई से भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, DAS2, TGT, IT, PGT, PRT, JJ के, ये जो वीडियो होने वाली है जीके और जीएस की होने वाली है और सारे फिल्टर आउट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और आप मुझे ठाकुर मैम के नाम से भी जान सकते हैं। मेरा टीचिंग स्टाइल आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो पता लग गया होगा कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस और उसका आंसर डायरेक्ट ही बता के वहां पे खत्म नहीं करती, साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करती हूँ, बहुत सारी चीजें वही लर्न करवा देती हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दे देती हूँ, साथ साथ दो दो चार चार एक्स्ट्रा उनके पॉइंट्स बताते रहिए। बिकॉज जो सेम क्वेश्चन है वो तो रिपीट होगा नहीं, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मैंने इंस्टा प्रोफाइल मेंशन कर रखी है, विनय कक्षा की भी है, मेरी भी है, प्रिया ठाकुर _432। अगर कोई जेन्युइन डाउट हो तो आप वहां पे कोऑर्डिनेट करके कनेक्ट हो सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन, द 75 डे फेस्टिवल बस्तर दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बेसिकली जो इसमें स्पेशल है ये है कि 75 डेज का होता है, दिवसीय त्योहार है बस्तर दशहरा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाया जाता है। अब जो ये दशहरा वाला फेस्टिवल आता है, इस दिन ये हम जैसे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं राम की जीत ओवर रावण, ये वो नहीं करते। ये उसकी जगह क्या करते हैं, यहाँ पे वुडन ऐसे लकड़ी का एक चैरियट बनाया जाता है, लकड़ी कलेक्ट करके के। और ये कौन से रीजन में, छत्तीसगढ़ के रीजन में सेलिब्रेट होता है। 75 डेज तक चलता है, जुलाई अगस्त से मॉनसून के टाइम पे ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब स्टार्ट होता है, कौन सा महीना चल रहा होता है, वो महीना भी आपको पता होना चाहिए। श्रवण मास चल रहा होता है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और ये अमावस्या के दिन से शुरू होता है। अमावस्या को हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू मून डे। ठीक है, इनकी देवी है, कौन देवी है जिसमें ये राम नवमी ना बना के, दशहरा ना बना के इन देवी की पूजा करते हैं उस दिन, वो क्या है, दांतेश्वरी देवी। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, चैरियट बना के, चैरियट लकड़ियां इकट्ठा करके उससे चैरियट बनाया जाता है व्हील वाला। फिर ये 75 डेज तक ये रैली चलती है ऐसी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बहु पहिया। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेके चलूं। ओके, बिकॉज प्योरली इंग्लिश में भी नहीं हो पाएगा और कंप्लीटली आपका हिंदी में भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस तरह से तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह होती, मैं भी पढ़ रही थी, तो मुझे समझ में आ रहा होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका आपको मिल गया है कि छत्तीसगढ़ है। उसके साथ एक दो तीन चीज मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है यानी कि खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, खुद वॉमिटिंग करना, देन एक्सेसिव कंसर्न, बॉडी वेट को भी लेना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संबंधी का एक विकार है जो नियमित रूप से अधिक खाने के बाद स्वयं प्रेरित वमन द्वारा अभिलक्षित होती है तथा शरीर के वजन के बारे में अत्यधिक चिंतित रहने से संबंधित है। तो ये चारों की चारों जो है वो एक तरह से डिसऑर्डर है, एक तरह की प्रॉब्लम है आपके शरीर से रिलेटेड। ठीक है, हिंदी में विकार बोल सकते हैं। तो नाम क्या क्या है इसके, माइस्थेनिया, अटेक्सिया और डिस्टोनिया और बुलिमिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, बुलिमिया है। ये एक तरह की प्रॉब्लम है जो ईटिंग से रिलेटेड होती है। इसमें क्या करता है पर्सन, कोई स्ट्रेस्ड होके बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेता है शॉर्ट टाइम में, ठीक है, जरूरत से ज्यादा खा लेता है और फिर उस खाने को निकालने के लिए खुद, जैसे खुद उंगली डाल के खुद करके वॉमिटिंग करता है फिर। ओके, अब ये जो बीमारी है ना, ये लोगों को हुई भी और एक बहुत फेमस पर्सन थी। ठीक है, शी वॉज लेडी, उसको हम नाम अगर आपने सुना होगा, प्रिंसेस डायना। तो जो प्रिंसेस डायना थी, ठीक है, अगर आपने मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी थी, उसमें है क्राउन करके। तो ये ब्रिटिश का जो एलिजाबेथ है,
ठीक है, वहां पे जो मनार्की सिस्टम चलता है उनमें ये उनके बेटे की बहू थी प्रिंसेस डायना, तो उनको ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, शी वाज ईट अ लॉट और खुद ही उंगली डाल के वॉमिट करा करती थी। ठीक, तो शायद इसलिए पूछा गया हो बिकॉज ये लोगों को होती भी है और लोग करते भी हैं। देन मैं आपको बाकी तीन के बारे में बता दूं। माइस्थेनिया क्या होता है? माइस्थेनिया वो प्रॉब्लम है जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। इम्यून सिस्टम आपने सुना होगा कि हम कुछ भी बीमारी होती है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही है जो हमें वायरल से, इन्फेक्शन से, ठीक है, बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है। कोरोना के टाइम पीरियड में इम्यून सिस्टम के ऊपर काफी चर्चा हो रही थी और मैंने इससे वाली वीडियोस में भी इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, अटेक्सिया जो है वो आपका बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। डायस्टोनिया भी बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? कंप्लीट कंट्रोल ओवर बॉडी लूज हो जाता है और ये सिर्फ मसल जॉइंट्स के लिए होती है। मसल जॉइंट में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? अंबुबाची मेला है एसोसिएटेड विथ विच टेम्पल? कौन से मंदिर से अंबुबाची मेला टेम्पल एसोसिएटेड है? मैंने जो इससे पिछली वीडियोस डाल रखी हैं, अगर आप पुरानी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस्ड है और मैंने उसमें बताया भी है कि ये कई बार आया हुआ है। असम में, असम में गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में ये मंदिर है जिसका नाम क्या है? कामाख्या देवी। तो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बिकॉज हर साल सेलिब्रेट होता है, एनुअली सेलिब्रेट होता है और देवी का नाम भी कामाख्या देवी है, कामाख्या देवी टेम्पल के। जून के टाइम पे आता है ये फेस्टिवल और ये कुछ 4 दिन के लिए चलता है ऑलमोस्ट हर साल। और इसमें होता क्या है? कामाख्या देवी की मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंसुरेशन का टाइम माना जाता है कि शी ब्लीड नेचुरली, ठीक है, नेचुरली ब्लीड करती है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अपनी मदर अर्थ को, मदर अर्थ के ऑनर में सेलिब्रेट करा जाता है कि मान लो जैसे जो वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हर महीने ब्लीड करती है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई वो एक नया जन्म एक इंसान को दे सकती है। तो हम ये सेलिब्रेट करते हैं कि कामाख्या देवी हमारी रक्षा करती है, मदर अर्थ है, तो हम उसके बच्चे हैं। तो इस ऑनर में सेलिब्रेट करा जाता है और इसमें जो 4 दिनों के दौरान जो मेला लगता है उसका नाम क्या है? अंबुबाची मेला। तो हम ये फैक्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा वही आया, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ और पूछ लिया, इसलिए मैंने आपको साथ साथ एक एक दो चीजें एक्स्ट्रा बता रही हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप पॉइंटर्स बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो प्लीज उनको नोट डाउन कर लो साथ साथ, बिकॉज हमें चीजें याद नहीं रहती है, हमें बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, तब हमारा माइंड उसको जाके स्टोर करता है। The Supreme Court of India has special advisory jurisdiction in cases that can be specifically referred to it by the President of India. इसका मतलब क्या है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर आप किसी के ऊपर जाके अपील नहीं कर सकते केस को लेके। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष परामर्शीय अधिकारिता है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उसे संबोधित किया जा सकता है। जैसे मान लो प्रेसिडेंट को कोई लीगल ओपिनियन चाहिए हो, ठीक है, कोई केस चल रहा हो या उन्हें कोई न्यू लॉ लेके आना है, उससे रिलेटेड कुछ लीगल ओपिनियन चाहिए कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन उसे क्या इंटरप्रेट करेगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितना वैलिड है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के से अपनी ओपिनियन ले सकता है। तो ये ऐसा कौन से आर्टिकल में मेंशन है? मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट सुनते ही, ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए मेरे आर्टिकल कौन कौन से हैं। मेरा संविधान है, तो संविधान के अंदर ये कौन से पार्ट में मेंशन है? तो आपको ध्यान रखना है पार्ट कौन सा है? 5वां। 5वें पार्ट में पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा हुआ है। 5वें पार्ट के कुछ चैप्टर्स है, 1 2 3 4, तो आपके 4th चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। और आर्टिकल कहाँ से है? 124 से स्टार्ट होते हैं आपके आर्टिकल और 147 पे एंड होते हैं। ये सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज क्या होगी, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, क्या क्या उनकी पावर्स है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या कहाँ पे है, कैसा कैसा है, रिट्स कैसे इशू कर सकते हैं, वो सारा इसमें मेंशन है। तो मैंने आपको बताया था इससे पिछले लेक्चर में भी कि 143 आर्टिकल आपको ध्यान रखना अपना सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जो ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी भी तरह की लीगल ओपिनियन चाहिए आपके राष्ट्रपति को, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लीगल ओपिनियन दी होगी, क्या फिर वो प्रेसिडेंट को फॉलो ही करनी होगी? नहीं, ये बाइंडिंग नहीं होती है।
ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना ये बाइंडिंग नहीं होती है। मेरा बताया हुआ एक एक शब्द, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने वही फैक्ट फिल्टर आउट करे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज अगर आप पूरी की पूरा सुप्रीम कोर्ट पढ़ने बैठेंगे तो उसमें पूरी बुक लिखी हुई है, दैट्स इम्पॉसिबल कि आप एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ पाए, तभी वीडियोस देख के फायदा होता है। अब ये आर्टिकल 136 और 131 क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। 131 में तो सीधा लिखा है कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कैसा रहेगा। जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है तो जुरिसडिक्शन का दिल्ली तक है, वो दिल्ली तक की जजमेंट दे सकता है, वो महाराष्ट्र का केस उठा के अपनी जजमेंट नहीं देगा। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कितना होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, 131 में मेंशन है। 136 में आपको ये मेंशन है कि अपील के स्पेशल लीव अपील का प्रोसीजर क्या रहेगा वो यहाँ मेंशन है। देन 226 काफी फेमस है, जो कि इसका सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बता दिया 147 तक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल सेंड हो जाते हैं, तो वह 266 तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन काफी फेमस है। ये हाई कोर्ट्स रिट्स कैसे इशू कर सकती है उसके ऊपर है। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू करने की पावर कब कब है वो 266 में मेंशन है, और सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की कब है वो 139 में मेंशन है। इससे ही रिलेटेड आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट 32, जिसमें आपको क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट तो रटे होने चाहिए भाई, रटे होने चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको उस तरीके से याद कर लो, उस तरीके से याद कर लो, रटे होने चाहिए। ओके, आपको 19 पूछ लो क्या है, 21 पूछ लो क्या है, तो पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसमें मेंशन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट होता है, कोई आपको मना करता है, राइट की इक्वालिटी आपका वॉयलेट करता है, कास्ट के बेसिस आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, आपका जेंडर देख के डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हो सीधा डायरेक्ट जाके। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में सारे आर्टिकल्स मैंने बता दिए, करेक्ट आंसर भी मैंने बता दिया 143। नेक्स्ट, एट विच लेवल डज द जिला परिषद फंक्शन। तो जिला परिषद है क्या, जिला परिषद किस स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, तो जिला परिषद राज्य पे कार्य करेगी, एक ब्लॉक पे कार्य करेगी, ग्राम पे कार्य करेगी, या एक जिला के लिए कार्य करेगी। ठीक है, देखो भाई इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, सामने पूछ रहे हैं और सामने आंसर है, जिला लिखा हुआ है वहां पे, यहाँ पे भी नीचे जिला लिखा है, मतलब कोई तुक्का भी मार के आएगा तो भी उसका करेक्ट हो जाएगा, बट आपको तो भी पढ़ना है ना, तो आप फैक्ट सुनिए क्या है इसके पीछे। जिला परिषद सुनते ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पंचायती राज एक सिस्टम है। कि पंचायती राज काफी सुना होगा आपने। पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं था, तो हमारी कमेटी थी, फर्स्ट कमेटी बनी थी जिसका नाम था आपका बलवंत राज कमेटी। तो बलवंत राज कमेटी सिस्टम ने बोला कि आपका पंचायती राज 3 टियर पे काम करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, एक पूरी स्टेट होती है, ठीक है, और एक अगर आप यूपी स्टेट का एग्जांपल लोगे, आपके सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है आपके देश की, तो यूपी जितनी इतनी बड़ी स्टेट है, तो उसमें न जाने कितने गांव होंगे। ठीक है, गांव के अंदर भी क्या कितने कितने लोग वहां पे रह रहे होंगे, किस तरह की वहां पे प्रॉब्लम्स होगी, तो वो आप एक सिस्टम नहीं हैंडल कर सकते। पंचायती राज के 3 टियर होने चाहिए, तो मतलब पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में आपके क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब हर ब्लॉक में क्या होंगे, कुछ गांव होंगे, तो उन गांव का क्या बनेगा, उन गांव पे जो सबसे नीचे लेवल पे काम करता है वो आपका काम करता है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये कहाँ पे काम करेगा, ग्राम लेवल पे काम करेगा। फिर उससे ऊपर आपका एक ब्लॉक होगा, ब्लॉक पे आपके काम करेगी पंचायत समिति। ठीक है, फिर आपका पूरा गांव होगा, और गांव में कौन काम करेगा, आपका जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत का रोल क्या होगा, ग्राम पंचायत क्या करेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत आपके जो ग्रामीण से रिलेटेड मैटर्स होंगे उनको हैंडल करेगा। के यहाँ पे सरपंच होंगे, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी पानी को रिलेटेड या फैमिली को रिलेटेड, वो ग्राम पंचायत हैंडल करेगी। फिर पंचायत समिति क्या करेगा, ये बीच में है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के, यहाँ पे एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है, वीडियो बैठता है, वो जिला परिषद और ग्राम पंचायत की एक्शंस को, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेगा कि जिला ने क्या ऑर्डर दिया जिला परिषद ने, और वो ग्राम पंचायत कैसे उसका फॉलो करेगी। फिर जिला परिषद क्या करेगा, जिला परिषद सारी की सारी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज मिली होंगी इसको सरकार के द्वारा कि आपको इस गांव में ये इम्प्लीमेंट करवाना है, ये कुआं खुदवाना है, यहाँ पे इस खेत में ये प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो वो जिला परिषद वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। डेवलपमेंट प्लान जितने भी होंगे उन्हें करेगा। के पंचायत समिति में आपका इंटर कोऑर्डिनेशन और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। तो जो हमारा पंचायती राज सिस्टम था ये 3 टियर में डिवाइड करा गया, सबसे ऊपर जिला, उससे नीचे आपका पंचायत समिति, उससे नीचे आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कौन बनाती है,
ग्राम सभा बनाती है। जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं अपना MP MLA, वैसी ग्राम सभा इलेक्ट करती है पंचायत को। ग्राम सभा में कौन कौन लोग होते हैं? कोई सारे के सारे 18+ जिनको वोट देने का अधिकार है, सारे के सारे एडल्ट्स ऑफ द विलेज। और इसके बाद आपको बताना था कि हाँ, जो बलवंत राज कमेटी आई थी, पहली कमेटी थी जिसने बोला 1957 में कि भाई हमारा पंचायती राज सिस्टम 3 टियर का होना चाहिए। ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ही पंचायती राज सिस्टम 57 में आने के बावजूद 1992 में एक 73rd अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? आपके संविधान में बदलाव आया और उसमें बोला गया कि 1/3 ऑफ द सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी जो इसके रेगुलर इलेक्शन कराएगी, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपका जो फंड होगा, इसको पैसा कितना देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दी है? वहां के स्टेट को दी है। अगर यूपी की स्टेट है तो यूपी की गवर्नमेंट देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट नहीं देखेगी, ध्यान रखना। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अपने पंचायत। और आपका सब मैंने आपको बताया भाई, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए? आर्टिकल पता होना चाहिए। पंचायती राज स्टार्ट होता है 243O पे, और बहुत ही अच्छी बात है, याद रहेगा इजीली। 243 से स्टार्ट होकर 243O पे खत्म हो जाता है। 243 नंबर याद करना है, 243 ऐसे याद रखना है। और कौन से स्केड्यूल में मेंशन है? ये आपके 11th स्केड्यूल में मेंशन है, ठीक है। इस और 11 और 12 ये इसमें पंचायती राज है तो इसमें MCD है। पंचायती राज रूरल लेवल पे काम करती है, गांव लेवल पे, और म्यूनिसिपैलिटी आपकी सिटी लेवल पे काम करती है, छोटी छोटी सिटीज के लिए। ओके, और पार्ट कौन सा है आपका? ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा आपका 9th है। ठीक, इतना आपको याद करना है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द भगोरिया फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड बाय भिल ट्राइब विद अ ट्रेडिशनल डांस? यानी कि भगोरिया उत्सव मनाया जाता है मुख्य रूप से भारतीय कि कौन से राज्य में भील जनजाति द्वारा पारंपरिक नृत्य के साथ ये मनाया जाता है। तो भगोरिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, आपकी ट्राइब कौन सी है? ठीक है, भिल ट्राइब है आपकी। और इसमें इसी को बोला जाता है, इसके साथ ही भिलाला ट्राइब। ये दोनों मिलके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? MP में सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों सेलिब्रेट करा जाता है? बिकॉज उनका हार्वेस्ट का, कटाई का समय आ जाता है। और कौन सी क्रॉप कटती है? ठीक है, राबी क्रॉप कटती है। अब ये राबी क्रॉप है क्या? मुझे कमेंट्स में बताइए कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और राबी क्रॉप अगर पता है आपको तो आपका जो खरीफ क्रॉप है उसमें क्या डिफरेंस है? खरीफ क्रॉप को समर में लगाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अगर समर में लगाओगे तो 5-6 महीने बाद कटेगी, और ये विंटर्स में लगते हैं तो उसके बाद ये मार्च तक कटना स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च में आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है, और 7 दिन तक मनाया जाता है। और इसी फेस्टिवल के साथ ये एक चीज और सेलिब्रेट करते हैं, इसको मैच मेकिंग फेस्टिवल भी बोला जाता है। मैच मेकिंग क्या होता है? पार्टनर्स ढूंढना, अपने लाइफ पार्टनर्स ढूंढना। तो उसमें ये बोला था गुलाल लगा के, अगर कोई एक मेल फीमेल पे गुलाब लगा के ये डिक्लेयर करता है कि वी आर परफेक्ट मैच एंड वी विल गोइंग टू मैरी। इतना आपको ध्यान रखना है। आंसर करेक्ट आपको मिल गया होगा जब मैंने एक्सप्लेन करा, मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए प्रोपोर्शनेटली, विच डेमोग्राफी इंडिकेटर विल रिमेन अनचेंज? तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो। यदि पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या, मान लो आपके पुरुष है कुछ 10,000, ठीक है, फीमेल्स हैं कुछ आपकी 9,920, ठीक है, फीमेल्स है ये आपके मेल है, ये 20% से बढ़ गया, ये भी 20% से बढ़ गया, दोनों प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय सूचक है जो अपरिमित होगा? जिसमें ऐसा कौन सा इंडिकेटर है यहाँ पे जो मैं कैलकुलेट करती हूँ अपने देश का, और ये पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी प्रोपोर्शनेटली अगर मेरी पॉपुलेशन बढ़ी है, अनुपात बढ़ा ऐसे, तो वो चेंज नहीं होगा। 20% से बढ़ी है, 30% से बढ़ी है, दोनों सेम बढ़े। तो बर्थ रेट क्या सेम रहेगा? एवरेज एज सेम रहेगा? औसत आयु, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात सेम रहेगा, या पॉपुलेशन डेंसिटी सेम रहेगी? तो बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट क्या होता है? डेफिनेशन याद कर लो बिकॉज पूछी गई है। बर्थ रेट का मतलब होता है कि आपके देश में 1000 लोगों के ऊपर कितने बर्थ हो रहे हैं, यानी कि पर 1000 पर्सन कितने जन्म हो रहे हैं। ठीक है, मान लो हर 1000 लोगों पे कुछ 50 जन्म हो रहे हैं, कुछ 450 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो बर्थ रेट कहलाएगा। पूरे साल का, एक साल का कैलकुलेट होता है ये हर साल। ठीक, अब एवरेज एज क्या होती है? तो बहुत ही ईजी है कि पूरी कंट्री की पॉपुलेशन लो, जनसंख्या लो, सबकी एज को प्लस करो, और जितने जनसंख्या के लोग थे उनको, अगर 8 करोड़ थे तो 8 करोड़ से डिवाइड कर दो, तो एक मीन एवरेज एज आ जाएगा।
ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं, बिकॉज मीन एज निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर मैं अपने इंडिया की, जब मैंने मीन एज कैलकुलेट करी थी, कि इंडिया की जो मीन एज कैलकुलेट करी थी वो एक मिडिल एज पर्सन से कम आई थी, मान लो 35 के आसपास आई थी। तो और जापान की कैलकुलेट करी थी तो मान लो 60 के आसपास आई थी। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या क्या है, 35 एज की है। वो यंग है, अभी बहुत बूढ़ी भी नहीं है, ये बहुत प्रोडक्टिव एज है, यहाँ पे वर्किंग है। इस एज तक बंदा सेटल होने की कोशिश करता है, लाइफ में कमाता है, अच्छा पढ़ा लिखा भी होता है। 20-21 का होगा तो वो पढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन 35 की एज में वो सेटल हो रहा होगा, चीजें खरीद रहा होगा, लोन ले रहा होगा, प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, कमाने के नए नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होगा, और क्या पता साथ साथ कुछ अपनी करियर में भी आगे डेवलप कर रहा होगा, कुछ नई स्किल्स सीख रहा होगा। तो 35 की एज का तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये करेक्ट फैक्ट है, मैं एग्जांपल नहीं बता रही आपको, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, यंग है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, जिसमें मैंने आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया था। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये बताता है कि आप अपनी जनसंख्या से कितना ज्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो मेरी वर्किंग एज पॉपुलेशन वाली होगी तो मैं उनसे काम निकलवा सकती हूँ, मेरी कंट्री की डेवलपमेंट में, विकास में वो मेरी मदद करेंगे सबसे ज्यादा। क्या 60 एज का पर्सन कर पाएगा? नहीं, उस टाइम तो रिटायर होने का प्लान कर रहा होगा, उस टाइम तो ये सोच रहा होगा कि अब मैं कैसे फ्री हो जाऊं लाइफ में, मुझे अब काम नहीं करना, उसकी क्षमता भी नहीं है अब काम करने की। के तो औसत एज ये होती है। सेक्स रेशियो क्या होता है कि हर 1000 मेल पे, ध्यान रखना सिर्फ मेल की बात है, पुरुष पे, पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, 800 है, 900 है, वो कितनी फीमेल्स है वो आपका सेक्स रेशियो बताता है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे मान लो यूपी बहुत बड़ा देश है और बिहार भी देश कह रहे हो, स्टेट है, और बिहार भी आपका एक राज्य है। तो बिहार यहाँ पे है मान लो 2 लाख लोग, और यहाँ पे 2 लाख लोग नहीं है, यहाँ पे मान लो आपके कितने हैं, 1.8 लाख है, ठीक है, 1,80,000 है। लेकिन क्या पॉपुलेशन डेंसिटी फिर किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा लोग रह रहे हैं। इसकी ज्यादा है क्योंकि यहाँ तो लेकिन कम लोग रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? जरूरी नहीं है कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, क्या पता यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 50,000 लोग रह रहे हो, और यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपके 40,000 लोग रह रहे हो, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बिहार की ज्यादा हुई यूपी के कंपैरिजन में। तो ये होती है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन इससे पूछा गया कि मैं कैलकुलेट कर रही थी ये चारों इंडिकेटर, अब मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, फीमेल की भी इंक्रीज हो गई, मेल की भी इंक्रीज हो गई। ऐसा नहीं हुआ 5,000 से इंक्रीज हुई है, 2,000 से इंक्रीज हुई है, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हुई है, दोनों 1% से इंक्रीज हुए। तो जो परसेंट से परसेंट कटेगा तभी ऐसा हो सकता है कि वो चीज अनचेंज रह गई, बदलाव ना आया हो। तो क्या बर्थ रेट में ऐसा हो सकता है? नहीं, इसमें नहीं हो सकता, आपका इसमें भी नहीं हो सकता, पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आपका एक सेक्स रेशियो ही है, जो हम पर 1000 मेल की नीचे मेल रखे ऊपर फीमेल रखे, दोनों सेम नंबर से अगले साल इंक्रीज हो गए, तो मेरे सेक्स रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। फीमेल का सेक्स रेशियो अभी भी उतना ही है जितना पिछले साल था। ठीक, करेक्ट आंसर मिल गया। मैंने कंसेप्ट वाइज समझाया, ठीक है, सीधा आंसर ही बता सकती थी, बट फायदा क्या होगा सीधा आंसर बताने का, मेरा ये वीडियो बनाने का, पढ़ाने का, अगर मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं समझा पाई। अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा, आपको जिंदगी भर ये भी याद रहेगा कि अगर सेक्स रेशियो नहीं आया तो बर्थ रेट पे क्वेश्चन आया तो वो भी आप लगा सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी भी आया तो वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आपने ये मैम की वीडियो देखी थी। वगोरा रिवर एसोसिएटेड विथ विच फेमस बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ऐसी कौन सी वगोरा नदी है जो किस प्रसिद्ध बौद्ध गुफा परिसर से संबंधित है? ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये वगोरा नदी है क्या। तो ये वगोरा नदी को हम वाघुर भी बोलते हैं, ठीक है, वाघुर एक मराठा वर्ड है। तो मराठा वर्ड है तो कहाँ से मिला होगा? महाराष्ट्र से मिला होगा, तो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, ये केव। तो ये वाघुर महाराष्ट्र में है रिवर, ठीक है, और इस वाघुर का मराठा है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? टाइगर, ठीक है। अब इसको टाइगर रिवर क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये ऐसे ही दिख रही है आपको नदी, मैंने आपको डायग्राम्स इसलिए डाला है बिकॉज हमारा माइंड इमेजेस को जल्दी याद कर लेता है। ऐसे गिर रही है, तो ऐसे गिर रही है, ऐसे 7 लीव्स बनाती हुई आती है, ठीक है, काफी। तो टाइगर एक रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग पावर को, 7 लीव्स बनाती हुई आती है और पत्थर को काटती हुई आती है। सोचो नदी में कितना दम होता है कि वो पहाड़ों को काटती हुई आती है, रॉक कट करती हुई आती है, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉर्जेस बनाती हुई आती है, ऐसे खाइयां बनाती हुई आती है। तो ये क्या है? एक वाघुर नदी है जो
महाराष्ट्र में है, और ये सब चीजें उसके फीचर्स प्रेजेंट है। तो महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कहाँ है? एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना ही होगा काफी, औरंगाबाद। औरंगाबाद तो औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद में स्पेसिफिकली क्या है आपका? छत्रपति, छत्रपति हिंदी में लिख देती हूँ संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी नदी आपको देखने को मिलेगी। और भाई बहुत ही फेमस केव है अजंता केव, उसको काटती हुई आती है। एलोरा केव्स कहाँ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या कनेक्शन है बौद्ध धर्म से या किसी भी धर्म से, और ये पेपर में पूछा जाता है तो क्यों पूछा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको मिल गया। वागुड़ के बारे में एक दो चीजें मैंने और बता दी, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो सब ध्यान रखना। और ये है कि ये हॉर्स शू के शेप में बहती है, तो हॉर्स का आपने शू का शेप देखा होगा, वो कुछ ऐसा है, तो ये कुछ इस शेप में बहती है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जो है वो बिहार की सोरो रिवर कहलाती है? ड्यू टू द रिकरिंग फ्लड्स आते रहते हैं, उसमें फ्रिक्वेंट बदलती भी रहती है। एक बार कोई बंदा मुझसे बहुत बहस कर रहा था कि नदी बदल जाती है, नदी का रास्ता बदल जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई नदियां अपना रास्ता बदल सकती है जैसे कोई नदी है, बह रही है इस साल ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, फिर वो और उसका बहाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या होगा? एक टाइम पे जो ये पीछे वाला मैंने बनाया ना, ये वाला पोर्शन ये हट गया, अब उसका बहाव यही रह गया। तो कहाँ उसका पहले पुराना ये रास्ता था, अब ये नया रास्ता बन गया। तो मान लो मैंने देखा था कि ये नदी हर साल तो अपने साथ बाढ़ लेके आती है, मैंने यहाँ पे डैम बना दिया, बट इसने तो रास्ता ही बदल लिया, तो मैं दोबारा डैम बनाऊंगी यहाँ पे। फिर अब अगले साल कहाँ पे बाढ़ आएगी मुझे क्या पता? तो वहां पे डैम भी बना लो, कंस्ट्रक्शन भी कर लो, तब भी कोई फायदा नहीं है। बिहार में ये नदी हर साल बाढ़ लेके आती है वहां पे। निम्नलिखित में से किस नदी बार बार आने वाली बाढ़ और नदी के मार्ग के बार बार बदलने के कारण, परिवर्तन होने के कारण बिहार का उसे शौक माना जाता है? तो बहुत ही फेमस नदी है कोसी नदी। अब आपको मैंने मैप बना रखा है, और मैप के लिए आपको इंडिया मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है, अगर आप इंडिया की जीके और जीएस पढ़ रहे हैं। नेपाल आपका यहाँ पे, ठीक है, नेपाल से आपका ये वाला पोर्शन आपका बिहार है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में नेपाल। नेपाल से ऊपर बहती हुई आ रही है आपकी कोसी नदी, ठीक है, और ये बिहार में एंटर कर चुके हैं। यहाँ तक आपका कहीं ना कहीं नेपाल बिहार में एंटर कर चुकी है। फिर ये कोसी नदी गंगा में जाके, गंगा नदी उधर से आ रही है आपकी, ठीक है, दिल्ली यूपी से ट्रेवल करती हुई, फिर ये गंगा नदी से यहाँ मिल जाती है, फिर यहाँ जाके फिर ये बांग्लादेश से यहाँ बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो कोसी नदी के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो ये पहाड़ों से निकलती आती है, हिमालय से, ये सारे आपके हिमालयस हैं जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये रेंजेस है पूरे हिमालय से भरी हुई है। ये ब्राउन कलर का शेड जो है वो हिमालयस का ही है, ठीक है, पहाड़ दिखा रहे हैं। फिर ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, क्योंकि गंगा नदी में जाके मिलती है बाद में, तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। इट फ्लोज डायरेक्टली इन इंडिया फ्रॉम तिब्बत और नेपाल से। तो यहाँ तिब्बत है, नेपाल को कट करती हुई ये आपकी इधर आती है। तो 720 किलोमीटर की है। एरिया जो ड्रेनेज बेसिन है, ये अपने साथ साथ जितना भी एरिया कवर करती हुई आती है, पूरा ड्रेनेज बेसिन बनाती आती है, वो कितना है? वो 74,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। सप्तकोशी, इसको नदर्न रीजन ऑफ नेपाल में इज द ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ द कोसी रिवर। तो जहां से ये बनती हुई आ रही है, नेपाल में जहां से बनती हुई आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे सप्तकोशी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। कोसी रिवर बिहार में आती है, इंडिया में आती है, और इट एंटर द इंडिया थ्रू भीमनगर डिस्ट्रिक्ट। तो भीम, जब वो बिहार में एंटर कर रही है, जैसे वो बिहार में एंटर कर रही है, तो कौन से नगर से एंटर करती हुई आ रही है? भीमनगर से एंटर करती हुई आ रही है। कोसी रिवर कहाँ कहाँ से होगी जाएगी? फिर भीमनगर से, काथियार से, विराटनगर से, पूर्णिया से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इट मर्जेस विद द रिवर गंगा इन केठार डिस्ट्रिक्ट। ये याद रख लेना कि गंगा से जहां पे ये मिलती है, बिहार में ही मिलती है, और बिहार में कौन से हिस्से में मिलती है? ये आपकी काठियार में जाके मिलती है। तो कोसी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और इससे रिलेटेड मैंने आपको 10 फैक्ट, सोचो 10 फैक्ट और बता दिए। आगे, Which of the following fundamental right was removed from the Constitution by 44th Constitutional Amendment? तो मैं आपको अमेंडमेंट का मतलब समझा चुकी हूँ, संशोधन, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी। संशोधन माने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव आया। तो एक अपने संविधान को बदल देना, जिससे पूरा देश चल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो 44th अमेंडमेंट में, संशोधन में, अधिनियम द्वारा निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार, और उसने क्या इस बार
क्या इस बार चेंज किया? आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट आपके जस्टिसिएबल राइट है, एनफोर्सिएबल राइट है, गारंटीड है, इनको कोई भी नहीं वॉयलेट कर सकता, कोई भी नहीं इनके अगेंस्ट जा सकता, तोड़ता। अगर आपने संविधान में बदलाव लाके कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके अपना फंडामेंटल राइट चेंज करवाया तो वो बहुत बड़ी बात है, और इसको चेंज करवाना कोई इजी नहीं होता। ओके, तो कौन सा राइट हटाया था इसमें हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, मैं आपको बताती हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था। फंडामेंटल राइट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और आर्टिकल 13 से ये स्टार्ट होते हैं कि कहाँ पे जाके ये एंड होते हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स सी कि कौन कितना पढ़ रहा है। तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा तो दिया, फिर इसका हुआ क्या? तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा के इसका एक दूसरे आर्टिकल में डाल दिया कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो भाई आपका हक रहेगा आपकी प्रॉपर्टी पे। तो 300A आर्टिकल बना दिया राइट टू प्रॉपर्टी का। अब 44 यहाँ पे देखो, 44 संविधान संशोधन तो लिखा है, आपसे ये भी पूछ सकते कौन से साल में आया था, 1978 में आया था। 300A आर्टिकल बनाया, तो कौन से पार्ट में इसको शिफ्ट कर दिया? फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में मेंशन है, पार्ट 3 से हटा के आपका ये डल गया पार्ट 12 में। ओके, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनका ये जिनके अंदर जिनके सुपरविजन में ये हुआ? मोरारजी देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं पूछ सकती हूँ कि मोरारजी देसाई वहां पे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये भी हुआ कि जो फंडामेंटल राइट था वो सिर्फ आपके सिटीजन्स को दिया जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा, अगर ये आपका एक 300 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल है, ये नॉन सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर कोई एनआरआई आके प्रॉपर्टी लेता है तो उस पर भी ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इतना बस ध्यान रखना है, काफी चीजें बता दी इससे रिलेटेड। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, विच व्हाट डज द टर्म डेप्रिसिएशन रेफर टू? तो देखो, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के मूल्यह्रास शब्द का संदर्भ क्या क्या करता है? आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अवसंरचना पर सरकारी व्यय है ये। ठीक है, क्या ये रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है ओवर अ टाइम, समय के साथ स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी है, टैक्स इम्पोज ऑन बिजनेस है, व्यवसायों पर अधिरोपित कर है, या इनकम अर्न फ्रॉम लैंड है, भूमि से अर्जित आय है। तो देखिए, आपको तो पहले पता हो कि भाई फिक्स असेट क्या होता है। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं है तो हम बता देंगे बिकॉज हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो क्या होता है एक फिक्स असेट? एक ऐसी असेट होती है, एक ऐसी चीज खरीदी आपने जिसपे आपने थोड़ा लंप सम अमाउंट दिया, थोड़ा ज्यादा अमाउंट दिया। जैसे मान लो आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने 1 करोड़ की मशीन खरीद ली, ठीक है, आपने कोई और नया बिजनेस खरीद लिया, उसमें आपने 30 लाख रुपए लगा दिए। तो आपने कोई एक ऐसी चीज खरीदी जो आप दोबारा बेचना नहीं चाहते, वो आप अपने बिजनेस में लगाना चाहते हो, बिजनेस में लगा के उससे प्रोडक्शन करना चाहते हो, सामान बनाना चाहते हो उससे। ठीक, तो वो चीज हो गई आपकी फिक्स असेट। अब इसका क्या होता है, कोई मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी आज 1 करोड़ की थी, तो क्या वो 1 साल बाद उसको बेचने जाऊंगी तो 1 करोड़ की बेचेगी? नहीं, उस पर थोड़ी तो भाई पैसे डिवैल्यू होंगे, माइनस होंगे, हर साल उसकी वैल्यू घटती 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 रहेगी। मैंने आज फोन खरीदा 50,000 का, अगर मैंने आज खरीद के उसे कल बेचना चाहा तो 50,000 का नहीं बिकेगा, उसकी उसी टाइम वैल्यू खत्म हो गई जिस टाइम वो सेकंड हैंड बन गया। तो इस वैल्यू के घटने को बोला जाता है कि जो मेरी असेट थी वो क्या हो रही है, मेरी डेप्रिशिएट हो रही है, उसका मूल्य ह्रास हो रहा है, उसका मूल्य गिर रहा है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ओवर अ टाइम। एक टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट को घटने 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 को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और ये कहाँ यूज होता है? क्वेश्चन में एक टर्म लिखी हुई है भाई, नेशनल इनकम। अगर वो एक डेप्रिसिएशन भी हटा देते ना तो नेशनल इनकम पे भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिसको हम बोलते हैं NNP@FC। कॉमर्स वाला जो बच्चा होगा वो देख के समझ गया होगा कि NNP@FC क्या होता है। मैं आपको बस इतना समझा दूं, नेशनल इनकम होती क्या है कि आपका जो भारत है उसने एक साल में जितना भी सामान बनाया, ठीक है, मान लो $1 मिलियन का सामान बनाया, तो वो $1 मिलियन उसकी क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम नहीं, वो उसकी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। डोमेस्टिक क्यों कहलाएगी? बिकॉज वो कंट्री के अंदर अंदर बना है, ठीक है। बट कोई ऐसा कमाई है, अर्निंग है जो मेरी बाहर से आ रही है, चाइना से आ रही है,
रशिया से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, या इंग्लैंड से आ रही है, कोई चीज कमाई, मैंने कुछ बेचा इनको, तो जब मेरी बाहर की इनकम भी इसमें ऐड हो जाती है, कोई बंदा मेरा इंडियन है बाहर काम कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी इनकम कैलकुलेट हो रही है, यहीं पे वो टैक्स दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी, जब इसमें हम बाहर की इंटरनेशनल इनकम भी ऐड कर देते हैं। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, डेप्रिसिएशन, तीनों बता दिए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक के, आपके अर्थशास्त्र के। विच टर्म इज यूज बाय इकोनॉमिस्ट टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू सिटीज ड्यू टू लैक ऑफ वायबल लाइवलीहुड, ऑप्शन इन एग्रीकल्चर या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट माने जॉब नहीं है, एग्रीकल्चर की वजह से और सीजन की वजह से। बताती हूँ मैं अभी, एग्रीकल्चर में देखो यही होता है, आपने रबी क्रॉप लगाई, ठीक है, रबी क्रॉप लगाई, एक टाइम पे लगाई आपने, विंटर्स में मार्च में जाके इसको काट लिया, अब क्या करोगे फिर, जब आपने लगाने के बाद इसके उगने का ही तो टाइम करते हो, वो टाइम वेट करोगे उगने का, उसके बाद क्या काम अवेलेबल है, कोई काम नहीं अवेलेबल है आपके पास, तो आप एक टाइम के लिए क्या हो जाते हो, अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, फिर जॉब ही नहीं है। अब सीजन, जैसे मान लो कोई पंखों का बिजनेस कर रहा है, कोई एसी का बिजनेस कर रहा है, कोई वुलन क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है, सर्दियों में जो कपड़े पहनते हैं वुलन क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है, अब जब वो फैन एसी इनका बिजनेस कर रहा है, भाई इसका एक सीजन चलता है, फैन सर्दियों में खरीदने मैं तो नहीं जाऊंगी, सर्दियों में आप दिसंबर में एसी खरीदने तो नहीं जाओगे, ठीक है, और आप गर्मियों में अभी इस टाइम पे स्वेटर तो खरीद रहे नहीं होगे, तो वो एक टाइम का क्या होता है, जब सीजन के अकॉर्डिंग मेरा काम आता है और जाता है, और उस जाते हुए टाइम में मैं अनएम्प्लॉयड रहती हूँ, जॉब नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों बताया मैंने, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदी में पढ़ देते हैं हम, कृषि क्षेत्र में जीविका के व्यवहार्य साधनों की कमी और मौसमी बेरोजगारी के कारण ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर संचलन का वर्णन करने के लिए अर्थशास्त्री द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो यार क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेरी एग्रीकल्चर और सीजनल बेरोजगारी जब आती है और उसके चक्कर में मैं शिफ्ट कर रही हूँ, मैं जगह छोड़ रही हूँ, मैं वो रूरल जगह छोड़ रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को मजबूरी है मेरी, ठीक है, मैंने यहाँ मजबूरी वर्ड क्यों डाला है अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब हम अपना राज्य छोड़ के, अपने रहने की जगह छोड़ के कहीं और जाते हैं, तो दो वजह हो सकती है, या तो भाई आपने खुद डिसीजन लिया है, खुद डिसीजन लिया है, आपको कोई चीज पसंद आई, अट्रैक्ट करी, मन करा, तो आप शिफ्ट हो रहे हैं, या आपको भाई जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, दैट इज योर पुश फैक्टर, ठीक है। तो पुश फैक्टर क्या होते हैं, संकट के कारक कहलाते हैं, हिंदी में इनको संकट के कारक बोलते हैं, और इसको आकर्षण के कारक बोला जाता है, कि कोई चीज आकर्षण करी। अब मान लो आप रह रहे थे भाई ये किसी यूपी के गांव में, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई पास में तो दिल्ली है, वहां पे जाके मैं कुछ नई जॉब ढूंढता हूँ, ठीक है, नई एजुकेशन सीखता हूँ, नई स्किल सीखता हूँ, एआई में ट्रेनिंग लेके आता हूँ, तो ये मेरे पुल फैक्टर थे जिसकी वजह से मैं वहां गई। अब आपका आएगा पुश फैक्टर, मान लो आपके गांव में फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सब सारा सामान खराब हो गया, लोगों के जो फार्मर्स होते हैं उनके एनिमल्स भेज जाते हैं, जिनके कारण वो वहां पे खेती बाड़ी कर पाते हैं, तो वो पुश फैक्टर, वो मजबूरी में छोड़ के, वो जगह छोड़ के मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, सिटी में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका एग्रीकल्चर और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, तो आप मजबूरी में गए हैं, मन मर्जी से गए हैं, अपनी मनमर्जी से गए हैं, मजबूरी में गए, मजबूरी में गई हूँ, बिकॉज जॉब नहीं है मेरे पास, तो किस रीजन से, वॉलंटरी गई हूँ मैं, स्वैच्छिक वॉलंटरी गई हूँ मैं, नहीं। क्या मैं रिवर्स माइग्रेशन हुई, तो नाम ही से पता चल गया कि आप पहले अपने यूपी से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से दोबारा वापस आ गए, रिवर्स माइग्रेशन हुई, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। क्या पुल फैक्टर थे मेरे अर्बन की, यहाँ पे कुछ ही अट्रैक्ट कर रही थी मेरे को, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर वो यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखता, लाइवलीहुड इन एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैं टिक टिक करके आती भाई ये तो पुल फैक्टर्स हो सकते हैं अर्बन एरिया में जाने के, बट मैं मजबूरी में गई हूं, तो इसको एक बोला जाता है फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन, संकटपूर्ण प्रवासन हुआ है, तो दैट इज योर डिस्ट्रेस माइग्रेशन, आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, सीआरआर इन इंडिया डिटरमाइन करता है, आरबीआई करेक्ट है, आरबीआई कंडक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन टू रेगुलेट मनी सप्लाई, ये भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि भारत में जो सीआरआर होता है उसका निर्धारण आरबीआई करता है, आरबीआई मुद्रा की पूर्ति का विनियमित करने के लिए खुला बाजार संचालन करता है। तो आपको भैया मैं ये क्वेश्चन, आपको तो ये आ गया, मैंने आपको करेक्ट बता दिया कि दोनों करेक्ट है, लेकिन आपको पता तो हो कि भाई सीआरआर है क्या। कल को आपसे डिफाइन ये पूछ ले व्हाट इज सीआरआर, तो क्या आप डिफाइन को टिक करके आ जाओगे। सीआरआर आपका क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, रेशो को हिंदी में बोला जाएगा अनुपात, और इसको बोला जाएगा आपका नगद।
ठीक है। और रिजर्व है तो इसको बोला जाएगा आपका कोई चीज आरक्षित कर रखी है। मान लो आपका कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है 0.05%, और बैंक के पास कुछ संपत्ति पड़ी है आपकी, कुछ 10 करोड़ की, ठीक है। पूरा जितना पैसा उसके पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है, उस डिपॉजिट का क्या बोला जाता है, सिर्फ डिपॉजिट ये नहीं लेते, इसको बोला जाता है नेट डिपॉजिट लूंगी, जिसमें टाइम लायबिलिटीज प्लस हो। नेट टाइम डिपॉजिट होता है आपका, यानी कि कोई ऐसा पैसा ना हो जो बैंक ने किसी और से ले रखा हो, किसी और बैंक से ले रखा हो, खुद उधार पे ले रखा हो। सिर्फ वो पैसा जो उसके बाद डिपॉजिट के रूप में आया, उसका ये इतना परसेंट क्या करेगा, रिजर्व है, आरक्षित है, उतना ये इतना पैसा आरबीआई के पास रखवाएगा। तो वो क्या कहलाता है आपका सीआरआर रेशियो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीआरआर रेशियो आपको पता होना। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मनी सप्लाई का मतलब क्या हो गया, मुद्रा की पूर्ति का विनियमित करना। तो यानी कि पैसा, ठीक है, मुद्रा आपकी मार्केट में कितनी है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई रेगुलेट कर सकता है। क्या करता है, आरबीआई को ही हक है, सिर्फ आरबीआई को ही हक है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटीज जैसे समझ लो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में शेयर बिकता है, वो एक सिक्योरिटी है। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट कंपनी की नहीं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की होते हैं आपके ट्रेजरी बिल्स। इनको बेचने और खरीदने का, इनको बाय और सेल करने का हक सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के हाथ में है। तो उनको जब ये पैसा इन्वेस्ट करता है या पैसा मंगवाता है, तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है और घटती है इसके एक्शन की वजह से। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, वरना तो इसी में वीडियो लंबी हो जाएगी। इतना मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा है, और उसके बारे में आगे डिटेल में जानना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ लेना, या फिर कोई वीडियो बना देंगे हम अलग से। ओके, तो क्या इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बोथ ए एंड बी मुझे मिल चुका है, दोनों करेक्ट ऑप्शन थे। सीआरआर क्या है मैं समझ चुकी हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है मैं समझ चुकी हूँ, खुला बाजार संचालन क्या है बता दिया है, मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई क्या होती है वो भी मैम ने बता दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब वाज इन ऑफिस थे ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। बहुत ही जलियांवाला बाग टॉपिक, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाए, जलियांवाला बाग ना पढ़ के जाए तो भाई उसने क्या ही पढ़ा है। डेट तो पता होनी चाहिए, जल्दी बता दो मुझे। अप्रैल 13 में आया था, 1919 में हुआ था। ब्रिटिश भारत की पंजाब के निम्नलिखित लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से थे जब जलियांवाला का हत्याकांड वाला हिस्सा हुआ था। तो क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग है कहाँ, अमृतसर में है जी। तो अमृतसर में क्या हो रहा था उस दिन, 13 अप्रैल को बैसाखी वाला दिन था, ठीक है। लेकिन उससे पहले 13 ये अप्रैल से पहले मार्च में क्या लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ क्या होता है कि आप 4-5 लोगों की असेंबली करना अलाउ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा था, महात्मा गांधी जी इंडिया में थे, तो महात्मा गांधी जी अपना सत्याग्रह चला रहे थे। जब ये सत्याग्रह चला रहे थे तो उसके टाइम पे क्या हो रहा था, एक इसको देख के ब्रिटिश डर गए थे और ब्रिटिशर ने एक रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया था, ध्यान रखेंगे 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया था, ठीक है। और इस रोलेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, किसी को भी बिना ट्रायल करे, विदाउट ट्रायल, वो 2 साल के लिए आराम से उठा के जेल में डाल सकते थे, बिकॉज लोग बाहर निकल के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये देख के पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग बाहर निकल के समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, अपने हक के लिए हमसे बात कर रहे हैं, तो वो ब्रिटिशर्स ने क्या लगा दिया, रोलेक्ट एक्ट लगा दिया कि बिना ट्रायल के मैं किसी को भी उठा के जेल में डाल सकता हूँ। मार्शल लॉ लगा हुआ था। अमृतसर का दिन, अमृतसर में 13 अप्रैल का दिन था, लोग बैसाखी मनाने आए हुए थे, कुछ थोड़े वो लोग वहां पे जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने भी आए हुए थे, और कुछ लोग तो आउटसाइडर थे भाई, उनको तो पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ जैसी क्या चीज है। बैसाखी वाले लोगों को नहीं पता था मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो भाई जनरल डायर थे, ये क्या थे, तो जनरल डायर को ड्यूटी दे रखी थी वहां पे के, और इन्होंने देखा कि भाई इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो वहां पे फायरिंग कर दी। उस जलियांवाले बाग का एंट्री गेट भी एक था, एग्जिट गेट भी एक था, तो जो लोग अंदर घुस चुके थे वो बाहर नहीं जा रहे थे, बिकॉज जनरल डायर ने भी उसी गेट से एंट्री करी थी, उन्होंने वो गेट बहुत आराम से वहां पे क्लोज करवा दिया था। और फिर फायरिंग पे फायरिंग 10 से 15 मिनट कंटिन्यूस फायरिंग हुई। तो इन्होंने तो बोला, ब्रिटिशर्स ने तो बोला कि हमने कुछ 370 कुछ लोग ही मारे होंगे, लेकिन आईएनसी करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस करी थी, भाई इन्होंने तो हमारे 1000 लोग के करीब मारे हैं, ठीक है, कुछ 1000 लोग मरे हैं, क्योंकि गोलियां कितनी चली थी, 1650 गोलियों में 300 लोग की मौत है। हाउ इज इट पॉसिबल, उसमें बच्चे भी थे, विमेन भी थी, ओल्ड एज पीपल भी थे, आपके यंग यूथ भी था, सब था। तो 1600 गोली में 379 पीपल की डेथ नहीं हो सकती, तो ऑन एंड अराउंड इनमें 1000 लोगों की डेथ
हुई थी। तो जनरल डायर भी पूछ लेते हैं कि उस टाइम पे किसके हाथ में ड्यूटी थी, और उस टाइम पे जो हमारे पंजाब के गवर्नर थे वो भी डायर ही थे। तो डायर डायर याद रहेगा, सर माइकल और डायर इसका करेक्ट आंसर है। उसके साथ मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं और वो भी कहानी की तरह समझाया, तो आपको माइंड में जो पिक्चर क्रिएट होती है तो उससे जल्दी याद होता है। मैं आपको साथ साथ याद भी करा रही हूँ क्योंकि ऐसे पढ़ाना चाहती हूँ कि मान लो मेरा ही एग्जाम है तो क्लियर करके आना है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट मोर एक्यूरेटली, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास को अधिक सटीकता से मापता है? लिटरेसी रेट पढ़ू, पर कैपिटा इनकम पढ़ू, साक्षरता दर यानी कि प्रति व्यक्ति आय पढ़ू, डिफेंस एक्सपेंडिचर को पढ़ू, रक्षा व्यय को, टोटल पॉपुलेशन साइज बताएगी मेरे को, जनसंख्या कितनी है, या मेरा नेचुरल रिसोर्स रिजर्व कितना पड़ा है, संसाधन का मेरा भंडार कितना पड़ा है प्रकृति में, वो मेरे को बताएगा। तो यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है मुझे। यार ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि आप मैं हमारी डेवलपमेंट कैसी होती है? जब हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी या स्किल मिली होगी। कभी भी आपसे कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ भी पूछिए, तीन चीजें ध्यान रखना है कि अच्छी एजुकेशन मिली होनी चाहिए बंदे को, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके साथ। मान लो आप एजुकेटेड हो, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं हूँ मास्टर्स, मैं हूँ एमबीए, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे एक्सेल चलाना नहीं आता, मैं ट्रेन नहीं हूँ, मैं स्किल्ड नहीं हूँ, तो उसका क्या फायदा? तो मेरा ट्रेनिंग होना भी अच्छा है। मान लो मेरे पे एजुकेशन भी है, मैं ट्रेन भी हूँ, लेकिन मेरे को तो भाई डायरिया हो रहा था, मैं जा ही नहीं सकती ऑफिस, तो क्या करूंगी? तो हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इन सब मेजर्स को नापता है। तो क्या आपको तो आंसर अब तक मिल जाना चाहिए। तो क्या आप डिफेंस एक्सपेंडिचर, भाई आप डिफेंस में आर्मी में कितना पैसा खर्च कर रहे हो, उससे ह्यूमन का कोई लेना देना नहीं है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उससे ह्यूमन का तो लेना देना, बट डेवलपमेंट होना होगी उससे कोई, वो भी कोई नहीं है। ओके, नेचुरल रिसोर्स, भाई प्रकृति में कितना वुड है, कितना यूरेनियम है, कितना आपको एल्युमिनियम मिल रहा है या कितना आयरन मिल रहा है मेरी जमीन में, उससे भी मुझे क्या पता चलेगा ह्यूमन के बारे में। तो भाई लोग कितने पढ़े लिखे और कितना कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कितना कमा रहे हैं, एक व्यक्ति की आय कितनी है, क्या एक दिन का 1000 रुपए कमा रहे, 500 रुपए कमा रहे, नहीं कमा रहे, बिना खाए सो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उन चीजों को पढ़ के मैं क्या पता लगा सकती हूँ मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी हर कंट्री की क्या निकालती है, ऑन एंड अराउंड आपकी जितनी भी 190 प्लस कंट्री, तो 193 कंट्रीज का, देशों का ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है। क्या निकालती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, और ऑफिशियल रिपोर्ट आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमारा भारत तो बहुत आ गया, 193 में इसको स्कोर कितना मिला है? 130 मिला है। तो ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं है 130 आना, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हम लेवल पे डाउन 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 होते जाएंगे, हमारी रैंक होनी चाहिए। ये रैंक है आपकी, तो रैंक आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड होनी चाहिए, बट हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, हम कहा है 130th पे है। तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारी गवर्नमेंट सरकार ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, या एक होता है नेट अटेंडेंस रेशो, आपका कैसा चल रहा है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर भी सही है कि 72 ईयर्स, ये माना जाता है कि ऑन एन एवरेज एक बंदा कितना साल जीता है, 72 ईयर्स जीता है, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो गया कि 16 से 0 to 6 ईयर से कितने चिल्ड्रन है, कितने एज के चिल्ड्रन है जो स्कूल एक्चुअली जा रहे हैं। बट एक रिजल्ट ये भी निकल के आया है कि सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्कूलिंग ईयर सिर्फ 6 से 9 साल है, यानी कि ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द इंडियन 6 से 9 साल की उम्र में क्या कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं भाई? हर जगह पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में छोटे छोटे गांव हैं, यूपी में छोटे छोटे गांव हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे बच्चे जो अभी से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे प्राइवेट स्कूल्स है ही नहीं, अगर होंगे भी तो भाई उनको अफोर्ड कौन करेगा, और गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं, अगर होंगे भी तो भाई उनमें फैसिलिटीज कौन ही दे रहा है, कौन ही उनको पढ़ा रहा है। वो गवर्नमेंट स्कूल उनको कमाने का जरिया थोड़ी ना दे रहे हैं। तो जब एक 6 से 9 साल के बच्चे को 3 वक्त का खाना ही नहीं मिलेगा और उसे दिख रहा है कि मैं फैक्ट्री में जाके 4-5 घंटे काम करके दिन का 100 रुपए कमा सकता हूँ, 100 रुपए कमा के उसको ब्रेड रोटी मिल सकती है, तो फिर वो क्या चूज करेगा? वो पढ़ाई चूज करेगा खाली पेट, या फिर अपना काम करके पैसा कमाना चूज करेगा? तो वो ऑब्वियसली यही करते हैं। बहुत सारे तो पेरेंट्स ही होते हैं जो नहीं भेजते, भाई वो कहते हैं कि हमारा बच्चा है, वो हमारे साथ हमारी फैमिली को सपोर्ट करने में मदद करेगा, तो मैं उसे पढ़ा लिखा के क्या करूंगा अभी से। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका ऐसे मेजर करा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मैंने आपको सारे टर्म्स बता दिए, हमेशा याद रखना। व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज क्रिएटेड थ्रू लोन्स बाय बैंक्स? ठीक है, बैंक है,
बैंक लोन देता है, बैंकों द्वारा दिए गए उधार के माध्यम से, उधार दे रहा है के माध्यम से किस प्रकार की जमा सर्जित होता है। तो बैंक जब लोन देता है, तो जो लोन देता है ना वो 10 लाख रुपए का अगर आपको लोन दे रहा है तो 10 लाख रुपए आपके हाथ में नहीं रख देगा वो उस टाइम पे, या आपको कैश नहीं दे देगा। बैंक ये सब नहीं करता। बैंक क्या करेगा भाई, आपका अकाउंट खुलवाएगा, उसमें आपके 10 लाख रुपए ट्रांसफर करेगा। तो भाई एक डिपॉजिट होता है कि मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मेरी सेविंग्स थी 10 लाख रुपए की, मैंने जाके अपने बैंक अकाउंट में डलवाई, तो वो पहली सीधा डायरेक्टली बैंक में गया मेरे थ्रू, दैट इज माय प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं। और ये जो पैसा इनडायरेक्टली अकाउंट में आया तो वो क्या कहलाएगा, बैंक के द्वारा ये सेकेंडरी डिपॉजिट होता है, क्रिएटेड थ्रू बैंक लोन। तो करेक्ट आंसर क्या है, जो भी लोन का पैसा होता है वो बैंक के सेकेंडरी डिपॉजिट में जाता है। एफडी कराते हो आप, एफडी में क्या होता है, कुछ 5 लाख की कराई, 10 लाख की कराई, वो फिक्स करा दिया, अब उसको आप खोल नहीं सकते। अगर आपने उसको तोड़ा तो उसमें थोड़ी सी पेनल्टी लगती है और उस पर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। ठीक है, तो ये फिक्स डिपॉजिट होता है। करंट डिपॉजिट क्या होता है, बिजनेस। आपका कोई भी बिजनेस है तो आप एक बिजनेसमैन है तो एक बिजनेसमैन को करंट डिपॉजिट ओपन करने की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। कि भाई बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, हर दिन हजारों ट्रांजेक्शन हो रही है, हर दिन हजारों ट्रांजेक्शन पैसा आ रहा है और बहुत से ट्रांजेक्शन से पैसा जा रहा है, मेरे सेविंग अकाउंट में मैं नहीं कर सकती, लिमिट आ जाएगी आपको। लेकिन करंट डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं है, अमाउंट पे पैसा कितना करना है उसमें भी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ट्रांजेक्शन पे कितनी ट्रांजेक्शन करनी है कर डालो। तो ये फैसिलिटीज किसमें मिलती है आपको, बिजनेसमैन को दी जाती है करंट डिपॉजिट अकाउंट में, और इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता। इतना सब कुछ भी दे रही हूँ उसका इंटरेस्ट रेट भी दूंगी नहीं, बैंक नहीं देता। प्राइमरी डिपॉजिट रिसीव थ्रू पब्लिक में बता चुकी, मैं डायरेक्ट पैसा बैंक में जाके जमा करूंगी तो वो आम जनता का प्राप्त प्राथमिक जमा वो प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है। Under the leadership of Chandrasekhar Azad, who met at Feroz Shah Kotla ground in Delhi in September 1928, और उसने क्या करा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को बदल दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये टाइम चल रहा था 1928, बहुत ही ज्यादा जोर शोर से फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, लोगों को ब्रिटिशर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे और उनको हटाना ही हटाना था। तो शिव वर्मा थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, सियार दास थे, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व के अंदर सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में निम्नलिखित में से कौन कौन मिले थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक को बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम रख दिया था। तो भाई हमारी हिंदुस्तान HSRA जो बनी थी वो आपकी बनी कब थी, वो 1927 में बनी थी और उसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट मेंबर्स ये थे। तो 1927 में जब ये बनी थी तो इसको बनाया किसने था, फाउंडर कौन थे इसके, नाम याद करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अब आपको नीचे इंपॉर्टेंट नाम दिख रहे हैं, या अगले साल फिर ये जुड़ते गए, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सुखदेव है, भगवती चरण, दुर्गाबाई। तो भाई मुझे भगत सिंह दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड दिख रहा है और थर्ड भी दिख रहा है। ठीक है, और कौन सा नाम है आपको याद रखना है, और शिवर में। तो सेकंड कहाँ कहाँ पे है, जिसमें सेकंड नहीं है वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो भगत सिंह तो थे ही जो गए थे वहां पे, मेन पर्सन जिन्होंने जब ये नाम चेंज हुआ। तो सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें भी, और इसमें फर्स्ट है और सेकंड है और थर्ड है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहाँ पे मुझे CR दास कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये HSRA था क्या, कुछ नहीं था, हिंदू का ग्रुप था जो क्या था, लेफ्ट विंग था। लेफ्ट विंग माने उस टाइम पे राइट में आपकी गवर्नमेंट चल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जो ये कर रहे थे वो इनको अच्छा नहीं लगा था, जो ये करेंगे वो लेफ्ट विंग नहीं सपोर्ट करेगी। तो लेफ्ट विंग एसोसिएशन थी HSRA। करेक्ट आंसर मुझे मिल गया और मैंने आपको बता दिया फाउंडर कौन है, साल भी मैंने आपको बता दिया, कोटला दिल्ली में हुआ था ये इसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। अगला, नरसिंह मेहता इज एसोसिएटेड विथ विच लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका कहां से आया, नरसिंह मेहता एक कवि थे, पोएट थे के, और इनकी एक पोइट्री थी जो महात्मा गांधी, हमारे महात्मा गांधी जी को बहुत अच्छी लगी थी, इनकी फेवरेट प्रेयर कहलाती है वो, क्या नाम था उसका, वैष्णव जन तो। ठीक है, अब वैष्णव जन तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे फोटो इसलिए लगा रखी ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे इमेज के थ्रू कि भाई ये कुछ लैंग्वेज में लिखा है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ। मुझे गुजराती नहीं आती बट इसको देख के मैं समझ सकती हूँ गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये गुजराती पोएट थे जिनकी फेमस एक प्रेयर थी जो गांधी जी की फेवरेट थी, वैष्णव जन थे, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये भक्ति मूवमेंट के टाइम के काफी पॉपुलर थे और ये पहली बार
गुजराती लैंग्वेज के फर्स्ट पोएट थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी शायद पूछा गया है, ठीक है। और इनको गुजराती लैंग्वेज में फर्स्ट पोएट थे, तो इनको आदि कवि भी बोला जाता है, आदि कवि। भक्ति मूवमेंट के टाइम के काफी फेमस थे। नेक्स्ट, विच मेथड वॉज प्रेफर्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट लीडर टू प्रेस देयर डिमांड, यानी कि सुन लो, उग्रवादी नेताओं द्वारा अपनी मांग मंगवाने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीकों से प्राथमिकता दी गई थी। तो भाई हमारे जब ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो कुछ हमारे लीडर उभर के आए थे जिनको हम बोलते थे भाई ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, और कुछ हमारे लीडर उभर के आए थे जिनको हम बोलते थे ये क्या है, मॉडरेट्स हैं। तो मॉडरेट क्या करते थे, मॉडरेट तरीके अपनाते थे। वो कहते थे भाई ब्रिटिशर्स को थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई ये आपने क्या करा है, तो गलत कर रहे हो आप, यहाँ पे ये कानून नहीं लगा सकते, हटाओ इसको। रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अपील कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं उनसे, और क्या क्या करते थे, ये परसुएड कर लेते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करते थे। कोई पेटिशन फाइल कर देते। पेटिशन क्या होता है, जैसे मान लो कंप्लेन लिखी, सबसे साइन करवा लिया और वो कर दिया, चलो चलो बैठ के कहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे, इतना ये कर सकते थे। ये हमारे मॉडरेट थे। इनमें बहुत फेमस पर्सन थे। ये तरीका भी अच्छा था, गलत नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में यही बनता था करना। तो दादा भाई नरोजी, आपने सुना होगा नाम। ये इन्होंने ये सब किया, इन सब में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रखा, तब जाके फर्स्ट जो इंडियन थे जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जहाँ पे कानून बनता है इंडियंस के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया गया, वो कौन थे, आपके दादा भाई नरोजी। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट में कहते थे सीधा जाके भाई अटैक कर दो, ठीक है, थोड़ा प्रेशर डालो, थोड़ा एगिटेशन करो। क्या करते थे ये बोलते थे भाई अपना रूल है, अपना देश है, तो अपना सेल्फ रूल खुद करेंगे, स्वदेशी होना चाहिए सब कुछ, वाई फॉरेन, सिर्फ स्वदेशी होना चाहिए। मास एगिटेशन करेंगे, मास लेवल पे अपना गुस्सा दिखाएंगे कि वाई क्यों है हमें नाराजगी, और हर चीज को बॉयकॉट करेंगे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के गुड्स होते थे नहीं यूज करने, उनको बॉयकॉट करेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट में आपका एक नाम फेमस होता है काफी, लाल बहादुर शास्त्री थे आपके, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, और एक बिपिन चंद्र पाल थे। तो लाल बाल पाल यहाँ होता है, ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ठीक है। इसके साथ साथ इतना ध्यान रखना, कुछ गांधीयन एरा के भी हमारे लोग थे, ये एक साथ ही रहते थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये एक साथ ही रहते थे, ठीक है। जो गांधी जी का तो पता ना, जो सत्याग्रह के साथ है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जिन्होंने साथ दिया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में साथ दिया, ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग। फिर हमारे कुछ ऐसे भी लोग थे भाई जो मिलिट्री सीधा वेपन उठा के अटैक करते थे। कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही फेमस पर्सन, इनकी गांधी जी से एक टाइम पे नहीं बनी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, INA बनाई, और इनका ही फेमस डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। बहुत बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर मिल गया ना आपको, क्या है करेक्ट आंसर है, हमारा कंसेप्ट के चक्कर में अपील करते थे क्या एक्सट्रीमिस्ट लोग, सबमिट करते थे पेटिशन, डिमांड करते थे, डायलॉग करेंगे आपके साथ बैठ के, या प्रेशर डालते थे, पब्लिक प्रेशर, ओपन मूवमेंट करते थे। अपील नहीं करते थे, पेटिशन नहीं करते थे, डायलॉग बाजी भी नहीं करते थे, सीधा जाके ओपन मूवमेंट, खुला आंदोलन और खुद जन दबाव क्रिएट करते थे। करेक्ट आंसर मेरा कौन सा है, डी 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 डी। ओके, नहीं बताती तब भी आपको आंसर तो मिल चुका था। राजा राम मोहन राय बहुत फेमस पर्सन है। बिलीव दैट ये हमारे क्या कहलाते हैं, जिन्होंने समाज के लेवल पे, सोशल लेवल पे और रिलीजियस लेवल पे बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लेके आए। रिफॉर्म्स माने कुछ अच्छा किया, उसमें कुछ बदलाव करे, जिनका इम्पैक्ट क्या था, अच्छा था, इफेक्ट गुड इफेक्ट था। तो सोशल लेवल पे रिलीजियस रिफॉर्मर कहलाते हैं। ऑल मेजर हिंदू स्क्रिप्चर प्रीच मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मीनिंग नीचे लिखा है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि हिंदू के सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ जो भी है, जो एक शेरवाद बोलते हैं कि एक गॉड, ठीक है, एंड अपोज करते हैं पॉलिथिज्म, जिन्होंने ये बोला होना चाहिए भाई एक भगवान को मानो, और ये आइडल की पूजा क्या करते हो, आइडल की पूजा नहीं करनी चाहिए, और पॉलिथिज्म तो होना ही नहीं चाहिए, बहुदेववाद का विरोध होना ही नहीं चाहिए। तो पॉलिथिज्म का मीनिंग पूछ लिया इन्होंने, और जिसका मीनिंग इन्होंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बता दिया। एक से अधिक देवताओं में विश्वास रखना, एक से अधिक धर्मों में विश्वास रखना, एक से अधिक गुरुओं में विश्वास रखना, एक से अधिक पत्नियों में विश्वास। पत्नियां तो है नहीं, गुरु भी है नहीं, धर्म भी नहीं है, या आपके देवता है, बिकॉज वही देखो क्वेश्चन में लिखा है बहुदेव, देव में ही आंसर छूटा हुआ है। तो राजा राम मोहन के राव के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इन्होंने बहुत फेमस चीज करी थी भाई, जो सती प्रथा चलती आ रही थी कि जब आपका
किसी का भी पति मरता था तो उस टाइम पे उस विधवा को उसके साथ जिंदा जलना होता था। तो सती प्रथा को इन्होंने खत्म करा, इन्होंने ब्रह्मो समाज का, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट करिए। ब्रह्मो समाज में बात होती थी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, एजुकेशन के फेवर में ये बहुत ज्यादा थे, और इवन विमेन की एजुकेशन को भी ये प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे। ओके, और ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया कब था, साल याद रखना 1828, उसके अगले साल 1829 में इन्होंने क्या करा था, सती प्रथा भी रिमूव करा दी थी। और सती प्रथा रिमूव कराई थी वो ब्रिटिशर्स के थ्रू, यहाँ लिखा है राव कैंपेन विगरसली अगेंस्ट सती प्रथा, अबोलिशन हुआ बाय गवर्नर जनरल ने रूल बनाया विलियम बेंटिंग इन 1891 थ्रू अ रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे तो लोगों ने फॉलो करना फिर स्टार्ट करा। चाइल्ड मैरिज नहीं मानते थे, पॉलीगैमी नहीं मानते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानते थे। पॉलीगैमी क्या होती है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देन आइडल वर्कशिप भी नहीं करते थे, एडवोकेट करते थे, सपोर्ट करते थे विमेन की एजुकेशन को, विमेन की रीमैरिज को। भाई विडो हो गए थे, दोबारा उसको जिंदगी जीने का हक है, दोबारा किसी के साथ शादी भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। उनकी कुछ राइटिंग्स हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने आइडोलेट्री को क्रिटिक किया, अगेंस्ट में बोला है, और मोनोथिज्म के बारे में बताया है वेदांता में। ओके, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, आज के लिए बहुत हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और नोट्स अगर बना रहे हो तो याद रहेंगी चीजें, नहीं बना रहे हो तो आपके रिस्क पे है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमारे इंस्टा चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बैच ज्वाइन करना है, कोर्स चाहिए या लेक्चर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, फ्री मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो, और वरना ऐप डाउनलोड कर लो, सीधा आपको हजारों चीजें वहां पे फ्री में भी मिल जाएंगी, और बैच से ज्वाइन कर सकते हो, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।